नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। कंपनियों के एकीकरण से हमारा तात्पर्य है कि वर्तमान में कार्य कर रही दो कंपनियों का समापन कर उनके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि दो कंपनियां हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। इन दोनों का अगर समापन कर दिया जाए और इन दोनों का समापन करके इनके स्थान पर एक नई कंपनी ए बी लिमिटेड की स्थापना कर दी जाए तो इस प्रकार की जो नई कंपनी की स्थापना है वो कंपनियों का एकीकरण कहलाती है। और जिन कंपनियों का समापन हुआ है वे कंपनियां अपने व्यवसाय को नई कंपनी को बेचेगी, इसलिए ये कंपनियां विक्रेता या हस्तांतरक कंपनियां कहलाती हैं। तो जिन कंपनियों का समापन हुआ है वो अपने व्यवसाय को यानी कि अपनी संपत्तियों और दायित्वों को नई कंपनी को बेचेगी, हस्तांतरित करेगी, इसलिए ये कंपनियां विक्रेता या हस्तांतरक कंपनियां कहलाती है। और जो नई कंपनी एकीकरण के फलस्वरूप जो नई कंपनी बनी है, नई कंपनी की स्थापना हुई है, ये कंपनी पुरानी कंपनियों के व्यवसाय को खरीदेगी यानी कि पुरानी कंपनियों के संपत्तियों और दायित्वों को खरीदेगी, इसलिए ये कंपनी क्रेता कंपनी कहलाती है, क्रेता या हस्तांतरित कंपनी कहलाती है। पुरानी कंपनी के व्यवसाय को यानी कि पुरानी कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को नई कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा, इसलिए नई कंपनी को हस्तांतरित कंपनी या क्रेता कंपनी कहा जाता है। जब नई कंपनी पुरानी कंपनी की संपत्तियों और व्यवसाय दायित्वों को खरीदेगी तो इसके बदले नई कंपनी को पुरानी कंपनियों के हिस्सेदारियों को भुगतान करना पड़ेगा और ऐसा भुगतान क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। नई कंपनी पुरानी कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों को दो प्रकार से खरीद सकती है, जिसमें से पहला प्रकार है कि एक तरीका यह है कि जो नई कंपनी है वो पुरानी कंपनियों की सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों और संचयों को उसके पुस्तक मूल्य पर खरीद ले। अगर पुरानी कंपनियों की सभी संपत्तियों और दायित्वों और संचयों को नई कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है पुस्तक मूल्य पर, तो ऐसा हस्तांतरण विलय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। और अगर नई कंपनी अपने मनमाने ढंग से अपनी इच्छा अनुसार पुरानी कंपनियों की संपत्तियों को खरीदती है और पुरानी कंपनी की दायित्वों को लेती है, तो इस प्रकार का एकीकरण क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। तो एकीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो विलय की प्रकृति का एकीकरण और दूसरा क्रय की प्रकृति का एकीकरण। विलय की प्रकृति के एकीकरण में नई कंपनी के द्वारा पुरानी कंपनी की सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों और संचयों को उसके पुस्तक मूल्य पर खरीद लिया जाता है, जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में अपनी मनमर्जी से नई कंपनी पुरानी कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदती है और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में पुरानी कंपनी के संचयों को नहीं खरीदा जाता, केवल दायित्वों को खरीदा जाता है और वो भी अपनी मनमर्जी से खरीद सकती है। किसी दायित्व को वो छोड़ सकती है या फिर किसी संपत्ति को वो लेने से मना कर सकती है। तो ऐसा एकीकरण क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। पहले हम बात करेंगे विलय की प्रकृति के एकीकरण की, कि जब विलय की प्रकृति का एकीकरण होता है तो किस प्रकार से विक्रेता कंपनी या हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टियां की जाती है। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में जब विलय की प्रकृति का एकीकरण होता है यानी कि नई कंपनी द्वारा पुरानी कंपनी की सभी संपत्तियों, दायित्वों और संचयों को खरीद लिया जाता है, क्रय कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता जो पुरानी कंपनी है, जिन कंपनियों का समापन हो गया है, तो विक्रेता या हस्तांतरक की पुस्तकों में प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाती है। अब जब पुरानी कंपनी का समापन हो गया है तो समापन होने के कारण जो संपत्ति पक्ष, जो एसेट साइड की जो मदें हैं, उसके सभी खाते बंद करने पड़ेंगे। तो संपत्ति पक्ष की मदों यानी कि संपत्ति पक्ष में दृश्य संपत्तियां हो सकती है, अदृश्य संपत्तियां हो सकती है या फिर काल्पनिक संपत्तियां भी हो सकती हैं। तो संपत्ति पक्ष की सभी मदों, सभी प्रकार की संपत्तियों, चाहे वो दृश्य हो, अदृश्य हो या काल्पनिक हो, उनके खाते बंद करने पड़ेंगे। और उनके खाते बंद करने हेतु एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
एक वसूली खाता खोला जाएगा और उसको डेबिट कर दिया जाएगा और सभी संपत्तियों को, प्रत्येक संपत्ति का नाम दिखाते हुए, पर्टिकुलर एसेट्स का नाम दिखाते हुए सभी संपत्तियों को क्रेडिट किया जाएगा। संपत्तियों का जो शेष है वो डेबिट शेष होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और जब इसका खाता बंद किया जाता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो खाते बंद करने के लिए संपत्तियों को क्रेडिट कर दिया जाएगा और एक वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा। और जब संपत्तियों के खाते बंद कर दिए जाते हैं तो साथ ही साथ दायित्वों और संचयों के खाते भी बंद किए जाएंगे। तो दायित्व पक्ष के मदों के खाते बंद करने हेतु एक प्रविष्टि की जाएगी और दायित्व पक्ष की मदों में जो इक्विटी अंश पूंजी है या पूर्वाधिकार अंश पूंजी है उसको छोड़कर बाकी सभी दायित्व, सभी प्रकार के प्रावधान और संचय या आधिक्य, इन सब को बंद करने के लिए, इन सब खातों को बंद करने के लिए प्रविष्टि की जाएगी। और जो दायित्व पक्ष के जो खाते हैं उन सभी खातों का जो शेष है वो क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए इन खातों को बंद करने के लिए इन सभी को डेबिट करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, उस विशेष दायित्व का नाम लेकर उसको डेबिट किया जाएगा। पर्टिकुलर प्रोविजंस अकाउंट डेबिट, सभी प्रकार के जो प्रावधान है उन सभी को बंद करने के लिए उनको डेबिट किया जाएगा, उनका नाम लिखते हुए प्रत्येक का। रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व दिखाए गए उन सबको डेबिट करके उसका खाता बंद किया जाएगा। सरप्लस अकाउंट डेबिट, और जो भी सरप्लस है उसको भी डेबिट करके उसका खाता बंद किया जाएगा। तो सभी प्रकार की मदों का, दायित्व पक्ष की सभी प्रकार की मदों का केवल अंश पूंजी को छोड़कर सभी खातों को डेबिट करके और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और इस एंट्री की वजह से सभी दायित्व पक्ष की सभी मदे पूंजी को छोड़कर बाकी सभी मदों के खाते बंद हो जाते हैं। क्रय प्रतिफल देय होने पर हमने बात की थी कि एकीकरण में जब नई कंपनी के द्वारा पुरानी कंपनी की संपत्तियों, दायित्वों और संचयों को खरीदा जाता है तो उसके बदले अंशधारियों को भुगतान किया जाता है और ऐसा भुगतान क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो जब क्रय प्रतिफल देय होता है तो परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, क्रेता कंपनी, जो कंपनी एकीकरण के फलस्वरूप बनी है उस कंपनी के खाते को डेबिट किया जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और फिर परचेजिंग कंपनी से प्रतिफल प्राप्त होने पर परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब परचेजिंग कंपनी से क्रय प्रतिफल देय होता है तो परचेजिंग कंपनी को डेबिट किया जाता है और जब क्रय प्रतिफल प्राप्त होता है तो परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट करके इसका खाता बंद कर दिया जाएगा। और क्रय प्रतिफल नकद में प्राप्त किया जा सकता है, पूर्वाधिकार अंशों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है और इक्विटी शेयर्स, समता अंशों के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। तो परचेजिंग कंपनी से जब क्रय प्रतिफल प्राप्त होता है तो परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट किया जाएगा और जो क्रय प्रतिफल के रूप में जो प्राप्त होता है उसको डेबिट किया जाएगा। तो अगर नकद प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर प्रेफरेंस शेयर प्राप्त होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर क्रेता कंपनी के हैं, क्रेता कंपनी से प्राप्त हुए, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट को खाता खोला जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा। और जो इक्विटी शेयर्स प्राप्त हुए हैं क्रेता कंपनी से उनको इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट का खाता खोलकर डेबिट किया जाएगा। पूर्वाधिकार अंश पूंजी, अब केवल दो खाते बंद होने रह गए। हमने संपत्तियों के सभी खाते बंद कर दिए, दायित्व पक्ष के सभी खाते बंद कर दिए थे, केवल अंश पूंजी को छोड़कर, इक्विटी अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी को छोड़कर। तो सबसे पहले अब जो अंश पूंजी का खाता बंद करना बचा है उनमें से पूर्वाधिकार अंश पूंजी का खाता बंद किया जाएगा और पूर्वाधिकार अंश पूंजी को पूर्वाधिकार अंशधारियों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी को हस्तांतरित करने पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कैपिटल है उसका शेष हमेशा क्रेडिट होता है और जब उसको बंद किया जाता है खाते को तो डेबिट कर दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इन पूर्वाधिकार अंशधारियों को क्रेता कंपनी से जो पूर्वाधिकार अंश प्राप्त हुए हैं वो इनको दिए जाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो खाता है वो क्रेडिट किया हुआ था, इसको डेबिट कर दिया जाएगा और इनको क्रेता कंपनी में जो पूर्वाधिकार अंश प्राप्त हुए हैं वो वितरित कर दिए जाएंगे। तो क्रेडिट कर दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने पूर्वाधिकार अंश पूंजी का खाता बंद किया है उसी प्रकार से इक्विटी शेयर कैपिटल का खाता भी बंद करना पड़ेगा। तो इक्विटी अंश पूंजी को इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। तो हस्तांतरित करने पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को क्रेडिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को अब नई कंपनी में शेयर इश्यू किए जाएंगे और जो क्रेता कंपनी है, जो नई कंपनी है, उससे जो इक्विटी
अंश या इक्विटी शेयर्स प्राप्त हुए हैं उनको इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को वितरित किया जाएगा। तो क्रेता कंपनी से जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुए हैं इक्विटी अंश, वो इक्विटी अंशधारियों को देने पर एंट्री की जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स का खाता डेबिट कर दिया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। अगर क्रय प्रतिफल के रूप में इक्विटी अंशों के अलावा अगर नगद भी प्राप्त हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नगद भी दिया जाएगा। तो नगद को यानी कि बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और इनको इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी दिए जाएंगे। तो क्रेडिट किया जाएगा इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट और बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट किया जाएगा अगर नगद भी प्राप्त हुआ है क्रय प्रतिफल के रूप में। तो इस प्रकार से विक्रेता या हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टियां की जाएगी जब एकीकरण विलय की प्रकृति का हो। एक यहाँ पर रियलाइजेशन खाता खोला गया है संपत्तियों को और दायित्वों के खातों को बंद करने के लिए। अगर रियलाइजेशन वसूली खाते में कुछ शेष बच जाता है, अगर रियलाइजेशन खाते में कुछ शेष बचता है और ऐसा शेष अगर क्रेडिट शेष होता है तो उसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अगर वसूली खाते का क्रेडिट शेष बचता है तो वसूली खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर रियलाइजेशन खाते में कोई शेष बचता है और ऐसा शेष अगर डेबिट शेष होता है तो ऐसी स्थिति में इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट कर दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाता, एक रियलाइजेशन खाता खोला गया था संपत्तियों और दायित्वों के खातों को बंद करने के लिए। तो अगर इस खाते का क्रेडिट शेष बचता है तो इस खाते के क्रेडिट शेष को रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट शेष बचता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करके और इसका बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये एंट्रीज विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता यानी कि जिन कंपनियों का समापन हो गया है, जो कंपनी अपनी संपत्ति और दायित्वों का हस्तांतरण कर रही है नई कंपनी को, उनकी पुस्तकों में विक्रेता या हस्तांतरण कंपनी की पुस्तकों में ये प्रविष्टियां की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो क्रेता कंपनी है, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाएगी विलय की प्रकृति के एकीकरण में। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता या हस्तांतरित कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टियां, तो हस्तांतरित कंपनी यानी कि क्रेता कंपनी की पुस्तकों में इस प्रकार से एंट्री की जाएगी। तो क्रेता कंपनी ने पुरानी कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदा है। तो जब संपत्तियों को खरीदा है तो एंट्रीज की जाएगी, प्रत्येक संपत्ति का नाम लिखा जाएगा और उस संपत्ति का नाम लिखकर सभी संपत्तियों को डेबिट किया जाएगा। तो पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट, सभी संपत्तियों का नाम लिख के संपत्तियों के खातों को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि संपत्ति का शेष, संपत्ति खाते का शेष हमेशा डेबिट होता है, इसलिए संपत्ति के खाते को डेबिट किया जाएगा। और जो लायबिलिटीज हैं उन प्रत्येक लायबिलिटीज का, चाहे वो कोई दायित्व खरीदा गया हो या किसी प्रकार का कोई प्रावधान हो, संचय हो या आधिक्य हो, उन सब का नाम लिखकर प्रत्येक को क्रेडिट किया जाएगा। पर्टिकुलर लायबिलिटीज का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। और जो अंतर है संपत्तियों और दायित्वों की राशि के बीच में, जो अंतर है वो अंतर क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो वो अंतर की राशि से लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट, तो उस अंतर की राशि से जो विक्रेता कंपनी का जो समापक है, क्योंकि जो पुरानी कंपनियां हैं, जो विक्रेता कंपनियां हैं वो समाप्त हो गई हैं, तो समापन की स्थिति में एक समापक, एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है। तो उस लिक्विडेटर को क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा। तो संपत्तियों और दायित्वों के अंतर की राशि से लिक्विडेटर के खाते को क्रेडिट किया जाएगा और
इस लिक्विडेटर को क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा। तो एंट्री की जाएगी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर अंशों के अलावा नगद राशि भी दी गई है तो टू बैंक अकाउंट। तो पहले क्रय प्रतिफल की जो राशि जो भुगतान की जाएगी क्रय प्रतिफल के रूप में, उससे लिक्विडेटर का खाता, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी का खाता क्रेडिट किया जाएगा, और जब क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी के खाते को डेबिट करके, और क्रय प्रतिफल के भुगतान में जो जो भुगतान के रूप में दिया गया है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो नगद हो, उससे जो है लिक्विडेटर का खाता क्रेडिट किया जाए। तो इस प्रकार से ये दो प्रविष्टियां क्रेता या हस्तांतरित की पुस्तकों में की जाएगी जब विलय की जब एकीकरण विलय की प्रकृति का हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।